जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई। आपके लिए बता दें कि मोदी सरकार आने वाले मॉनसून सत्र में लेकर आएगी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। जो काम अभी तक कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपीए की सरकार ने नहीं किया था, वो काम कर दिखाएगी अब मोदी सरकार। जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले थे करोड़ों रुपए, जिन्हें जला दिया गया था, अब उस जांच से भी उठेगा पर्दा, क्योंकि अब बढ़ेंगी मुश्किलें यशवंत वर्मा की। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जो लगातार अब खबरें आ रही हैं कि जुलाई में शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर मोदी सरकार ने कर दी हैं बड़ी तैयारियां शुरू, और सरकार लग चुकी है इन तैयारियों में कि लाया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के लिए अब मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं से भी संपर्क करना कर दिया है शुरू, और ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नेता अब मोदी सरकार के फेवर में आ चुके हैं और उनसे समर्थन मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है कि अब यशवंत वर्मा के खिलाफ लाया जा रहा ये महाभियोग प्रस्ताव, जिसमें एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी मोदी सरकार के इस प्रस्ताव में हामी भर दी है और कहा है कि हम भी देंगे साथ। देखिए, आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से एक बड़ी रकम मिली थी और उसके बाद जब उनसे कहा गया कि आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस समय पर उन्होंने अपना ट्रांसफर भी नहीं किया और दिल्ली का घर जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ था वो घर भी खाली नहीं किया, जिसके बाद लगातार कई सवाल उठे कि आखिरकार सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्यों एक्शन नहीं ले रही है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। पर अब सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है और उन्हें उनके पद से भी हटाया जाएगा। और अब देखिए, क्योंकि मॉनसून सत्र को आने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, कुछ ही दिनों में जून और फिर जुलाई में शुरुआत हो जाएगी मॉनसून सत्र की, और अब बढ़ने वाली है यशवंत वर्मा की मुश्किलें। और इतना ही नहीं, अब लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार यशवंत वर्मा के घर पर इतनी बड़ी रकम कहां से आई। इसमें कोई बिचौलिया जरूर होगा, इसमें कोई राजनीतिक हाथ भी हो सकता है, इसमें बड़ी मछलियां भी शामिल हो सकती हैं। देखिए, वो तमाम बड़ी मछलियां जो अभी तक यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश भी कर रही होंगी, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और आपके लिए बता दें कि यशवंत वर्मा को पहले इलाहाबाद ट्रांसफर करने की बात कही गई थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपना ट्रांसफर नहीं लिया और ना ही तो दिल्ली का बंगला खाली किया। उन्होंने बंगला खाली करने से इनकार करते हुए कहा कि मैं तो दिल्ली में आता रहूंगा और मैं यहां से इस्तीफा भी नहीं दूंगा। और इसीलिए काफी ज्यादा और इसी के साथ जो उनके साथ सीआरपीएफ के कवर लगे हुए हैं, भत्ते जो जारी थे वो भी जारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिस पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे कि आखिरकार जस्टिस वर्मा अपना घर दिल्ली का खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी के द्वारा जो एक पैनल रिपोर्ट बनाई गई थी, पैनल ने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं बात अगर सुप्रीम कोर्ट की रही तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एफआईआर के मामले पर भी इनकार करते हुए और एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पहले ये पूरा मामला देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखिए, एक तरफ प्रस्ताव भेजा गया है तो दूसरी तरफ सरकार ने तैयारियां कर ली हैं अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को लेकर। और यहां पर अगर रिपोर्ट ना सार्वजनिक करने को लेकर बताएं तो देखिए, मार्च 2025 यानी कि इसी साल मार्च में जस्टिस यशवंत
यशवंत वर्मा के घर से जली हुई नकदी का ढेर काफी ज्यादा मिला था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और इस घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने इस साल मई में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रिपोर्ट को लेकर पत्र लिखा था। कमेटी की रिपोर्ट और चीफ जस्टिस द्वारा लिखे गए पत्रों के विवरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उस अनुरोध को खारिज कर दिया और उन विवरणों पर यानी कि जो जांच में तमाम चीजें आई हैं उन्हें सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी CPIO ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा है कि सुभाष चंद्र अग्रवाल मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन होना चाहिए। देखिए, CPIO ने आरटीआई अधिनियम धारा 8.1 और E11 तहत के अन्य प्रावधानों का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा तभी किया जा सकता है जब सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ये सार्वजनिक हित में है। देखिए, एक तरफ तो ये तमाम चीजें और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, वहीं आपके लिए बता दें कि इससे पहले एक तरफ राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए रिपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट जो है यानी कि पत्र भेजा गया है। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर पहले ही देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने ये तक सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिरकार लुटिन जोन में रह रहे यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई है और अगर ऐसा ही कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो गई होती। और इसी के साथ उन्होंने जुडिशरी से जुड़े कई सवालों को यशवंत वर्मा के मामले पर उठाते हुए कई बड़ी बातें कही थी। सुनिए और क्या कह रहे हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। In accountability, transparency, he needs to be commended that the incident to which I referred at the residence of a judge, Cashore, and please don't mistake me, I give highest premium and value to innocence of a person. We are supposed to be innocent till proved otherwise. I am casting no aspersions, but all I am saying is that when it comes to national interest, we cannot divide in two compartments, insiders or outsiders. We all are united in nurturing constitutional essence and spirit. I am the one who held the fort that because of legacy issues, mechanism evolved by a judgment in early 90s, the present Supreme Court did what it could to the maximum extent. But time has come now for revisitation because the scenario is indeed one for which every person in the country is waiting. They want nothing but absolute truth to come out. They cannot wait any longer because this concerns judicial institution. And therefore I said that after the Supreme Court had seen a very challenging tenure for nearly 2 years, we have newer soothing trend lines. These are emerging. And I am full of optimism and hope that even legacy issues that deter us from responding to sublimity of accountability and transparency will be overcome by revisitation. I got a good news this afternoon. That process of determination has taken place. If we look at effectively the legislature, the executive, the judiciary, then when we are in distress, troubled by executive, we look up to judiciary. Accept constitutional amendments if legislation has transgressed
beyond the power indicated in the Constitution, we look up to judiciary. So a robust judicial system is quintessential to survival of democracy, to blossoming of democracy. And if that system, for one incident, is clouded somewhat, it is our pious obligation to clear the air at the least. And I say so for this reason, that investigation all over the world is domain of the executive. Adjudication thereof is the domain of judiciary. I wonder, as Chairman Rajya Sabha, having examined the scenario which obtains in the country for removal of a judge under Article 124, the committee can be legitimately constituted only either by the Speaker or the Chairman, as the case may be, when requisite number of members of Parliament come with a resolution to remove the judge. Now just imagine how much labor has gone to Chief Justices of 2 High Courts. In one High Court, the coverage area is 2 states and a union territory. They involved with an inquiry which does not have any constitutional premise or legal sanctity. But most importantly, it will be inconsequential. The inquiry report may be sent to anyone under a mechanism evolved by the court on the administrative side. Can in this country we afford to invest so much time at the cost of administrative work of the Chief Justice of a High Court, a judicial work of the High Court? And I still wonder, while investigating or so-called investigation, the 3-judge committee recovered electronic equipment from people. This is a serious issue. How can this be done? All I am suggesting to you is, with that caveat, I am a foot soldier of judiciary. We have to set highest standards, exemplary standards, indicating adherence to rule of law. That I am sure you all will think. Our institutions, no institution is superior. All are important. All are our organs of the Constitution, be it the legislature, the judiciary, or the executive. But it is fundamental that each institution maintains what I say, constitutional बाउंड्री लिमिटेशंस। तो देखिए, आपने देखा कि सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही नहीं बल्कि देश का भी अब यही सवाल है कि कब हटाया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर, कब होगी कार्रवाई और कब होगा दिल्ली के लुटियन जोन का बंगला खाली, क्या है उसमें बड़े राज और आखिरकार क्या छुपाना चाह रहे हैं यशवंत वर्मा और क्यों नहीं कर रहे हैं वो अपनी दिल्ली की कोठी खाली। ये तमाम सवाल जनता के द्वारा ही पूछे जा रहे हैं।